नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, एक अनोखी दोस्ती की कहानी। राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मुलाकात और उसके बाद आपसी सहयोग आधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास की एक अनूठी घटना थी। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र और परिणाम स्वरूप पूरे भारत के लिए यह सहयोग लंबे समय तक नहीं चला। यह महाराजा की असामयिक मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। बाबा साहब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के आधार पर अमेरिका गए 1913। वहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से MIA और PhD की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद वे लंदन विश्वविद्यालय से AMS और SC और बारेट लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। लेकिन जब बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया तो उन्हें घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा 1917। उसके तुरंत बाद छात्रवृत्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें बड़ौदा राज्य में काम करने जाना पड़ा। हालांकि अछूत होने के कारण बड़ौदा में उनके लिए रहने की जगह मिलना मुश्किल हो गया। अछूत होने के कारण कार्यालय में उनकी लगातार उपेक्षा की जाती थी। बदनामी और अपमान के चंगुल में फंसे बाबा साहब को सयाजीराव महाराज भी नहीं बचा सके। नतीजतन वे हताश हो गए और बड़ौदा की नौकरी छोड़कर मुंबई लौट आए। लगभग इसी समय 1918 बाबा साहब का नाम शाहू महाराज के कानों में पड़ा। जब महाराज ने सुना कि महार समुदाय के एक युवक ने विदेश से इतनी ऊंची डिग्री हासिल की है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे उनसे मिलने के लिए बहुत प्रसन्न और उत्सुक थे। बाबा साहब के जीवनीकार चांगदेव खैरमोढ़े ने कहा है कि कोल्हापुर के अछूत समुदाय के एक शिक्षित कार्यकर्ता दत्तोबा पोवार बाबा साहब से परिचित थे और उन्होंने ही महाराज को बाबा साहब के बारे में सबसे पहले बताया था। धनंजय कीर ने लिखा है कि दत्तोबा पोवार ही महाराज और बाबा साहब के बीच मुलाकात कराने वाले थे। खैरमोढ़े ने मुलाकात का वर्ष 1920 बताया है। हालांकि भाई माधवराव बागल ने अपनी अठवन्नी में लिखा है कि यह मुलाकात दत्तोबा पोवार के बजाय दत्तोबा दलवी के द्वारा कराई गई थी। बेशक दलवी ने खुद बागल को यह तथ्य बताया था। दलवी एक महान कलाकार थे और महाराज के विशेष स्नेह के पात्र गृहस्थ थे। महाराज ने उन्हें सबसे पहले बाबा साहब के पास भेजा। दलवी ने बाबा साहब से मुलाकात की और उन्हें महाराज की इच्छा बताई। बागल द्वारा वर्णित स्मृतियों से यह स्पष्ट है कि दोनों की मुलाकात बाद में हुई थी, जैसा कि खैरमोढ़े कहते हैं, और यह मुलाकात 1919 में हुई होगी, न कि 1920 में, जैसा कि खैरमोढ़े कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब का पाक्षिक मूक नायक जनवरी 1920 में शुरू हुआ था और महाराज ने इस पखवाड़े के लिए मूल वित्तीय सहायता प्रदान की थी। बेशक यह स्पष्ट है कि दोनों उससे पहले मिले थे और अछूतों के आंदोलन और इसके लिए एक ऐसा अखबार शुरू करने के विचार पर चर्चा की थी, क्योंकि खैरमोढ़े ने खुद कहा है कि अछूत कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 1919 में बाबा साहब की प्रेरणा से मुंबई में महाराज से मिला था ताकि एक अखबार शुरू किया जा सके जो अछूत आंदोलन के लिए अनुकूल हो। दोनों की मुलाकात इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात से पहले ही हुई होगी। बाबा साहब ने अपने अखबार को बड़ा वर्णनात्मक नाम मूक नायक दिया था, जो सदियों से मूक बने रहे बहिष्कृत समुदाय को जगाना और उनका नेतृत्व करना चाहता था। हालांकि मूक नायक के संपादक के रूप में बाबा साहब के सहयोगियों के नाम का उल्लेख है, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा उन्हीं की थी। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें पहला विज्ञापन भी केसरीकर ने पैसे के लिए इसे अपने अंक में छापने से मना कर दिया था। इससे पहले 1918 में तिलक ने मुंबई में पहले अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन में अस्पृश्यता पर प्रगतिशील विचार प्रस्तुत करते हुए भाषण दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि केसरी, जिसने इस पर एक भी लाइन नहीं छापी थी, ने विज्ञापन के रूप में भी मूक नायक का स्वागत नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में कोल्हापुर के शाहू महाराज की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि वे शुरू से ही मूक नायक की मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहे।
इस बात के दस्तावेजी प्रमाण हैं कि महाराज से समय समय पर ऐसा सहयोग मिलता रहा था। बाबा साहब और शाहू महाराज के बीच घनिष्ठ संबंध मार्च 1920 में कोल्हापुर राज्य के माणगांव में आयोजित एक सम्मेलन में आए। ये सम्मेलन महाराज की प्रेरणा से आयोजित किया गया था और महाराज ने इसके लिए एक विशेष नियुक्ति की थी। बाबा साहब सम्मेलन के अध्यक्ष थे। महाराज बहुत खुश थे कि अछूत समुदाय को उनके रूप में एक अच्छा नेता मिल रहा है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए महाराज ने कहा था, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपको अपना सच्चा नेता मिल गया है। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर आम्बेडकर आपके उद्धार के बिना नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब वे समस्त भारत के नेता बनेंगे। मेरा मन मुझे ऐसा ही कहता है। इतिहास ने यह दिखा दिया है कि शाहू महाराज ने अपनी दूरदर्शिता से बाबा साहब के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सही थी। उस समय अपने भाषण में बाबा साहब की विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए महाराज ने कहा था, आज उन्हें पंडित की उपाधि देने में क्या समस्या है? वे विद्वानों में रत्न हैं। आर्य समाज, बौद्ध समाज और ईसाई लोग उन्हें अपने बीच सहर्ष स्वीकार कर लेते, लेकिन वे आपको बचाने के लिए वहां नहीं गए। इसके लिए आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए और मैं भी करता हूँ। इसी सम्मेलन में बाबा साहब की पहल पर सम्मेलन ने शाहू छत्रपति को हमारे राज्य में समान अधिकार देकर बहिष्कृत लोगों के उत्थान का अच्छा काम शुरू करने के लिए बधाई दी और प्रत्येक बहिष्कृत ने उनके जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाया। एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही इसी सम्मेलन में महाराज ने सार्वजनिक रूप से बाबा साहब को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था और सोनतली शिविर में एक भव्य भोजन कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। कोल्हापुर की इस यात्रा के दौरान महाराज ने बाबा साहब का बहुत सम्मान किया और अपनी विदाई के अंत में उन्होंने कोल्हापुरी जरी पटका के प्रति प्रेम का भाव भी व्यक्त किया। इस भाव को स्वीकार करते हुए बाबा साहब बहुत भावुक हुए और उन्होंने कहा, छत्रपति ने मेरे सिर पर सम्माननीय जरी पटका रखा है। मैं इसका हमेशा सम्मान करूंगा। बात का इतिहास हमें बताता है कि बाबा साहब ने जीवन भर दलितों के लिए काम करके छत्रपति के जरी पटका के सम्मान को बनाए रखा। वास्तव में बाबा साहब के सार्वजनिक जीवन की वास्तविक शुरुआत माणगांव परिषद के मंच से हुई थी। बाद में बाबा साहब ने स्वयं 1940 में कोल्हापुर में एक समारोह में इस तथ्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। माणगांव सम्मेलन के मात्र 2.5 महीने बाद शाहू महाराज और बाबा साहब की नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज सम्मेलन 30 मई BC 20 के अवसर पर पुनः मुलाकात हुई और इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच स्नेह के बंधन और भी मजबूत हो गए। इस सम्मेलन में आगामी राजनीतिक सुधारों और विधानमंडल में अछूतों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई। वास्तव में इस मुद्दे पर सरकार के समक्ष अछूतों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए बाबा साहब ने स्वयं महाराज की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में उपरोक्त प्रश्न पर एमडार शिंदे द्वारा अपनाए गए तथाकथित रुख पर बाबा साहब ने जोरदार हमला किया और सम्मेलन द्वारा उनकी निंदा करवाने में सफल रहे। परिणाम स्वरूप नागपुर सम्मेलन ने यह छवि बनाई कि अछूत आंदोलन की जड़ें उसी समुदाय के उभरते हुए नेता तक जा रही हैं। शाहू महाराज को बाबा साहब से यही उम्मीद थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ पत्र व्यवहार जारी रहा। अस्पृश्यता मुक्ति आंदोलन के लिए धन जुटाने की पहल शुरू की गई। बाबा साहब ने एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि इस उद्देश्य के लिए जो समिति बनाई जाए उसमें शाहू महाराज का नाम भी शामिल किया जाए। उस पत्र के उत्तर में महाराज कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप निधि संग्रह के लिए जो प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रहे हैं उसमें मेरा नाम भी शामिल करें। मैं इस कार्य के लिए आपके द्वारा स्थापित किसी भी संगठन का उपाध्यक्ष या सहायक सचिव बनने के लिए भी तैयार हूं। मेरा विचार है कि आप अखिल भारतीय दलित वर्ग शिक्षा कोष नामक संगठन की स्थापना करें। उसके लिए अच्छे और मेहनती लोगों को कार्यकर्ता के रूप में चुनें और उन्हें इस संगठन की ओर से अलग-अलग स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर भेजें।
इससे निधि संग्रह करना आसान हो जाएगा। मैं स्वयं सहायक सचिव बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं और मैं इस कार्य को बड़ी खुशी से करूंगा। 7 जून 1920। उनका यह विचार कि अछूतों के किसी भी आंदोलन का नेतृत्व बाबा साहब जैसे नेता को ही करना चाहिए और ऐसे आंदोलन में उनकी भूमिका एक सहायक की होनी चाहिए, उपरोक्त पत्र में परिलक्षित होता है। 26 जून शाहू महाराज का जन्मदिन है। बाबा साहब की प्रेरणा से यह निर्णय लिया गया कि इस जन्म दिवस को सर्वत्र अछूत समाज द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। माणगांव परिषद ने ऐसा किया था। नागपुर परिषद में भी यही प्रस्ताव पारित हुआ था। तदनुसार बाबा साहब ने मूक नायक का विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में उनके द्वारा महाराज को लिखा गया 13 जून 1920 का पत्र उपलब्ध है, जिसमें कहा गया है कि वे विशेषांक के लिए महाराज की आय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कोल्हापुर आ रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है कि इस पत्र के अनुसार बाबा साहब कोल्हापुर आए थे या नहीं, और उन्होंने मूक नायक का कोई विशेषांक प्रकाशित किया था या नहीं। मूक नायक का वह अंक आज उपलब्ध नहीं है। यदि वह मिल जाए तो शाहू चरित्र साहित्य में एक मूल्यवान वृद्धि होगी। इस अवधि के दौरान बाबा साहब आजीविका के साधन के रूप में सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अपनी अधूरी शैक्षणिक पढ़ाई पर केंद्रित था। चूंकि उन्हें इसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय के भीतर लंदन जाना था, इसीलिए वे जुलाई 1920 में वहां चले गए। महाराज ने बाबा साहब की उच्च शिक्षा का खर्च वहन किया। उन्होंने न केवल आर्थिक सहायता भेजी, बल्कि बाबा साहब के निवास परेल स्थित सीमेंट कारखाने में जाकर इसके लिए विस्तृत योजना भी बनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, रमाबाई मेरी छोटी बहन है, मैं उसे लंदन से आपके लौटने तक कोल्हापुर में अपनी मां के घर ले जा रहा हूं। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस उद्गार से बाबा साहब के मन में महाराज के प्रति कितना सम्मान रहा होगा। इस पर बाबा साहब ने महाराज को उनके हार्दिक स्नेह के लिए धन्यवाद दिया और विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं परिवार के मुंबई जाने की हर संभव व्यवस्था कर रहा हूं, आप इसकी चिंता न करें। मुंबई में इन दो महापुरुषों की यह मुलाकात अंतिम साबित हुई। मई 1920। जाते समय शाहू महाराज ने बाबा साहब को इंग्लैंड में अपने मित्र सर अल्फ्रेड पीएच को लिखा एक पत्र सौंपा था। उस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया था कि ब्रिटिश शासक इस संबंध में इंग्लैंड में जनमत जागृत करने में बाबा साहब का सहयोग करें, क्योंकि भारत में गैर ब्राह्मण समुदाय के न्यायोचित अधिकारों की ब्रिटिश शासकों द्वारा आगामी राजनीतिक सुधारों में उपेक्षा की गई है। शाहू महाराज की अपेक्षा के अनुसार बाबा साहब इंग्लैंड में नेताओं से मिल रहे थे और गैर ब्राह्मण आंदोलन की वकालत करने के लिए वहां के समाचार पत्रों में लिख रहे थे। उन्होंने भारत मंत्री मोंटेग्यू साहब से भी मुलाकात की थी। 3 फरवरी 1921 को महाराज को लिखे पत्र में बाबा साहब कहते हैं, मोंटेग्यू नेताओं के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि वे अब गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में अपमानजनक बातें नहीं कहेंगे। वास्तव में यहां कोई भी गैर ब्राह्मण आंदोलन को समझने की परवाह नहीं करता है। ये खेद की बात है कि जिस महत्वपूर्ण समय में सुधार विधेयक तैयार किया जा रहा था, उस समय यहां गैर ब्राह्मण आंदोलन के महत्व को समझाने वाला कोई सक्षम प्रवक्ता नहीं था। इससे गैर ब्राह्मण आंदोलन के विरोधियों के लिए यह कहना आसान हो गया कि यह आंदोलन ब्राह्मण विरोधी है। उस आंदोलन के लोकतंत्र समर्थक पक्ष को चतुराई से दबा दिया गया और विकृत कर दिया गया। वही विकृत रूप वर्तमान में आम अंग्रेज लोगों के मन में व्याप्त है। अब जबकि राजनीतिक सुधारों का मसौदा पारित हो चुका है, तो यह पता लगाने का समय आ गया है कि भारत में कितने विभाजन हैं। कोई परेशान नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं हर सम्मानित अंग्रेज को भारत में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के आपस में जुड़े होने की उचित जानकारी दूंगा। चूंकि ये प्रयास
घटनाओं के घटित होने के बाद किए गए हैं, इसीलिए इनके परिणाम तुरंत नहीं दिख सकते। लेकिन ये परिणाम निष्फल होंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बाबा साहब इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान वहां गैर ब्राह्मणों के अधिकारों के बारे में जनमत को जागृत करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इधर भारत में बहिष्कृत समुदाय और खुद शाहू महाराज उनके अपने वतन में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज इस बात का ध्यान रख रहे थे कि बाबा साहब की अनुपस्थिति में भी उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति कैसे बढ़े। फरवरी 1922 में दिल्ली में अछूतों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महाराज मुख्य अतिथि थे। महाराज ने अपने भाषण में सबसे पहले बाबा साहब का जिक्र किया था और गर्व से कहा था, अगर आज का सम्मान सचमुच हमारे उत्साही और शिक्षित नेता श्री अंबेडकर का सम्मान कहा जाए तो यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। वे मुझसे ज्यादा शिक्षित और गौरवान्वित हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए अथक प्रयास किए हैं, लेकिन आज उनका हमारे बीच उपस्थित होना संभव नहीं है क्योंकि वे विदेश चले गए हैं और वहां वे अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यवसाय करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा साहेब इंग्लैंड में थे, लेकिन शाहू महाराज के साथ उनका अंतरंग पत्राचार जारी रहा। 4 सितंबर 1921 को महाराज को भेजे अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि इंग्लैंड में मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण उनके लिए आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और उन्होंने महाराज से अनुरोध किया था कि वे इसे दूर करने के लिए 200 पाउंड की राशि भेजें। इस पत्र के अंत में बाबा साहब ने लिखा था, मुझे आशा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। हमें आपकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि आप भारत में प्रगति कर रहे सामाजिक लोकतंत्र के महान आंदोलन के स्तंभ हैं। सामाजिक लोकतंत्र का स्तंभ बहुजन समाज के उत्थान के लिए चला आंदोलन सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का आंदोलन था। उनके कार्यों के बारे में बाबा साहब का यह आकलन कि महाराज इस आंदोलन के स्तंभ थे, पूरी तरह सही था। जब बाबा साहब ने लंदन के अखबारों में यह समाचार पढ़ा कि सामाजिक लोकतंत्र आंदोलन के ऐसे स्तंभ अछूतों के मित्र ने इस दुनिया में अपनी यात्रा पूरी कर ली, तो उन्हें इस समाचार से बहुत दुख हुआ। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र नूतन छत्रपति राजाराम महाराज को लिखे शोक पत्र में उन्होंने कहा, इस त्रासदी ने मुझे 2 कारणों से दुखी किया है। उनके निधन से मैंने एक निजी मित्र खो दिया है और अछूत समाज ने अपना एक महान शुभचिंतक और सबसे महान व्यक्ति खो दिया है। जबकि मैं स्वयं बहुत दुखी हूं, मैं अपने और विधवा महारानी साहब के दुख में अपनी गहरी और सबसे सच्ची संवेदना व्यक्त करता हूं। शाहू महाराज की मृत्यु के बाद भी बाबा साहब ने विशेष अवसरों पर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया था। 1940 में जब वे दलित प्रजा परिषद के अवसर पर कोल्हापुर आए थे, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था, कोल्हापुर के बारे में एक बात बहुत निश्चित है और यह तथ्य अछूतों और मुझे कोल्हापुर पर गर्वित करता है। शाहू महाराज ने कोल्हापुर में ही सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला रखी थी। यही तथ्य है। हम गो ब्राह्मणों के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। शिव छत्रपति ब्राह्मणवाद को नष्ट नहीं कर सके। उन्हें राज्याभिषेक के लिए सोना देकर काशी से गागा भट्ट को लाना पड़ गया था। शाहू महाराज और बाबा साहब के बीच संबंधों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि यह संबंध न केवल सामाजिक आंदोलन के स्तर पर था, बल्कि व्यक्तिगत अंतरंगता के स्तर तक भी पहुंच गया था। महाराज द्वारा रमाबाई को विवाह के लिए बहन बनाने की तत्परता या महाराज के पुत्र राजाराम महाराज और पुत्री अक्का साहिब, उन्होंने बाबा साहब को चाचा कहकर संबोधित किया। बाबा साहब के जीवनीकार खैर मोड़े द्वारा वर्णित इन घटनाओं को दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ और आत्मीय संबंधों के सूचक के रूप में माना जाना चाहिए। इन संबंधों की एक और खास बात महसूस की जाती है, वह है परस्पर सम्मान। शाहू महाराज एक राजा थे। वे बाबा साहब से उम्र में बड़े थे। वे महाराष्ट्र में बहुजन समाज के उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। हालांकि उन्होंने बाबा साहब के साथ अपने व्यवहार, भाषण, पत्राचार या भाषण में कहीं भी यह महानता प्रदर्शित नहीं की। वे बाबा साहब को अपने मित्र के रूप में प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, जो उनके बराबर थे।
बल्कि उनसे अधिक शिक्षित और गौरवान्वित थे। ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने भी महाराज के इस विनम्र कार्य का उतनी ही विनम्रता से जवाब दिया। उनके कई बयानों से यह स्पष्ट है कि उनके मन में महाराज के प्रति अपार सम्मान था। वर्तमान चर्चा में महार समुदाय की भावना के बारे में बाबा साहब को शाहू महाराज द्वारा लिखे गए पत्र का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। उस पत्र का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अर्थ में महाराज ने बाबा साहब को लोकमान्य आम्बेडकर कहकर संबोधित किया है। यह पत्र लगभग 1920 का है और इसका उपरोक्त अर्थ महाराज के मन में बाबा साहब के उज्जवल भविष्य की तस्वीर खींचता है। उस समय लोकमान्य उपाधि केवल तिलक के लिए ही प्रयुक्त होती थी। बाबा साहब के लिए इसे प्रयुक्त करने से महाराज का अभिप्राय यह संकेत करना था कि वे भारत के सभी पिछड़े वर्गों के लोकमान्य नेता बनेंगे। इससे न केवल महाराज के मन की महानता का पता चलता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि महाराज में ऐसा संकेत देने में भविष्य के इतिहास की सटीक भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता थी। इतिहास ने महाराज की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध किया। बाबा साहब ने अपार लोकप्रियता प्राप्त की। हम आशा करते हैं कि यह बाबा साहब और राजश्री शाहू महाराज की बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम।